आगे समय के लिए जो है ये यादगार मेमोरी बन के रहेगी। जब भी 5 सितंबर आता है, बच्चे जब भी सेलिब्रेट करते हैं, हर बार ऐसा अनुभव होता है कि इस बार और बेहतरीन हो, फिर हर बार होता है कि इस बार और बेहतरीन होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पिछली यादें आदमी भूल जाए। पिछली बार का भी आज के दिन याद आया, उसके पिछली बार का भी याद आया। तो जब भी ऐसा होता है कि आदमी लगभग 5 साल 6 साल 10 साल की बातें याद रहती हैं। और जब आदमी फ़ोटोज़ देखता है, मेमोरीज देखता है, इमेजेस देखता है, तो और अच्छे से उन पलों को याद करता है। और मुझे लगता है कि जीवन में आदमी जो कुछ भी कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है, आप खूब पैसा कमाइए, खूब ऐसों का आराम कीजिए, कुछ भी आप ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि जब तक हमारा एक समाज नहीं है, तब तक उस पैसे का किसी चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। आप अगर पैसा भी रखे हो, किसको दिखाओगे? अपने रिलेटिव को दिखाओगे, अपने दोस्तों को दिखाओगे। तुम्हारा ये मन में होगा कि हम जाएँ तो दोस्तों के बीच मेरी तारीफ हो गई, इतना कमाता है, ये करता है। गाँव में जाए तो लोग तारीफ करें, परिवार में लोग तारीफ करें, रिलेशन में शादी में जाने तो तारीफ करें। ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक समाज, एक कम्युनिटी की ज़रूरत हर आदमी है। और हम एक बहुत माइनस पॉइंट देखते हैं कि आदमी पैसा कमाने के होड़ में इस कम्युनिटी को छोड़ देता है और आगे जाके फिर इस कम्युनिटी को पाने के चक्कर में पैसा खर्च करता है। जैसे ऐसा ही आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। पैसा कमाने के लिए आदमी हेल्थ को कुछ नहीं समझता, जब मर्जी तब खाया, पूरा काम पे दिन भर रहा, जब मर्जी तब आया। और जब पैसा खूब कमा लेता है, तब समय से नहीं खाने की वजह से 10 साल बाद क्या होता है, उसको गठिया की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, और वही पैसा फिर उस पर इन्वेस्ट करता है। तो बड़ा एक सिंपल सा ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि आदमी जो करने के लिए जिस चीज़ को छोड़ रहा है, कल वो पाने के लिए जो कमाया फिर उसको खर्च करता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कमाने के बारे में सोचें, वो अलग लेवल हो, और समाज भी बना के चले एक अलग लेवल। ये दोनों को हम बैलेंस करके चले, और जो बैलेंस करके चलता है उसको आप देखिएगा हमेशा, भले बहुत ज़्यादा आगे न रहे, उसका काम चलता रहेगा। साथ ही साथ हाँ ये है कि अगर उसके मन में लालच है तो कोई बात नहीं है, उसके पीछे मर रहा है। अगर कुछ ऐसे भी हैं कि कम ही कमाए होंगे, लेकिन उसके अंदर आप ना ही माथे पर शिकन देखेंगे, ना ही कोई समस्या देखेंगे। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं बहुत नहीं कमाता, बस ये है कि परिवार चल रहा है, सिंपल सी बात। मैंने जो किया आज तक मुझे याद है, 2016 से पहले 15 में मेरी सैलरी हुआ करती थी कोचिंग से 1.25 लाख रुपये। सोचिए 2015 मनी का क्या रेट होगा, मनी किस लेवल पे होगा, फीस किस लेवल पे होगा। इसी लार्ज क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, जब सभी लोग फीस 200 रुपये कंपटीशन का लिया करते थे, 300 रुपये लिया करते थे, उस टाइम में 500 रुपये कंपटीशन की फीस रखा हुआ, जिसमें मैं रीजनिंग कराता था, जीके जीएस कराता था, मैथ कराता था, हिंदी, मैं ही अकेला टीचर था उसमें, और कोई बर्डन नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, आदमी फ्री था। और उस वक्त का मैं बताऊं तो 1.25 लाख रुपये कैसे, एक कोचिंग चलता था पिंडी, एक चलता था लार, एक चलता था मेहरौना। उसी मेहरौना के बैच और यहाँ के जो बैच है, जो मेहरौना का सादाब है, उसका भाई उसी बैच से सेलेक्ट हुआ था। पिंडी का नवाज शरीफ उसी बैच का था। आज अजीत कुशवाहा पिंडी में पढ़ाता है कंपटीशन कोचिंग, वो भी उसी बैच का। राजन यादव सर जो आए थे वो भी उसी बैच के। सरिता उसी बैच में थी, लेकिन ये बीच में फिर चली गई थी, हम ही चले गए। ये जब आई 6 महीने बाद तो हम तब तक चले गए। और कई ऐसे बच्चे, सिराजुल आता था, सिराजुल का भाई इसी बैच का। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, उस टाइम जो था मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब स्कूल का प्रिंसिपल था तो मैं मॉर्निंग में निकलता था 5:30 बजे, घर पे लौटता था 9 बजे। और उस टाइम मैं लार बाद में आया, 6 महीने बाद रहने आया। पहले मैं गांव से ही अप डाउन करता था। खाने का टाइमिंग क्या था कि सुबह में मालूम चले कि 8 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे आया तो कुछ मुंह में डाल लिया, वैसे ही आ गया। और 10 बजा 9 बजा तो गया, बस समोसा खा लिया, कुछ खा लिया। उससे क्या हुआ, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। कुछ समय बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, दिल्ली एडमिट होना पड़ा। जितना कोचिंग था सब धरा का धरा रह गया। सारा बेंच उंच लेके भाट पर आनी अपने ससुराल एक रूम में रख दिए सब। शादी मेरी 2014 में हो गई थी और दिल्ली गए, हम एडमिट हो गए वहाँ। 3 साल मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला। मैंने उसमें पाया
कि जो ट्रीटमेंट के दौरान जो ये चल रहा था टाइमिंग, मैंने उसमें ये महसूस किया कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था आज वही इन्वेस्ट हो रहा है। मैं 7 लाख रुपए अकाउंट में उस टाइम रखा था जब प्रिंसिपल था मैं स्कूल का, 2.5 लाख रुपए स्कूल में लगा दिया था। नोटबंदी 2016 में हुई थी नवंबर में। तो अब उस टाइम 7 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए यहाँ गोरखपुर जगह जगह जाते हुए। दिल्ली गया था तब 3 लाख रुपए बचे थे। तब भैया को मैं लास्ट में बताया कि हमको समस्या हो गई, तब दिल्ली गया मैं, वहाँ 33 लाख रुपए इलाज में लगे। सोचिए, कई समय कमा के 2 साल कमा के और पैसे इकट्ठा किया, वो पैसा इकट्ठा करके मतलब जो सेविंग किया वो था, और उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्च हुआ 33 लाख रुपए इलाज में लगे। 18 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिला। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसा जो कमाए उससे कितना ज़्यादा खर्चा हुआ केवल शरीर खराब होने से। और आजकल के बच्चों को मैं यही समझाता हूँ कि आप चौराहे पे जाइए तो जो आप लोग खाते हो कि चाउमीन, बर्गर, पिज्जा सब मत खाइए, ये कभी कभार के लिए होना चाहिए, समोसा या कुछ। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जो जो चीज़ें प्रायोरिटी की हैं उनको पहचानना सीखिए कि इसकी प्रायिकता ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता ये है कि किसको पहले रखना है। और लड़के उलट चीज़ों को पहले रखते हैं, जो चीज़ प्रायोरिटी पर रखना है उसको नहीं रखते, चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो मैंने जो अब तक इन समय से अनुभव पाया, फिर मैं जब बीमार रहा तो अब आपको ऐसा कंडीशन बता दूँ कि सोचता हूँ तब भी मेरे को सोच के बड़ा डरावना सा फील होता है। अब याद आता है 12 रूम थे, एसी वाला रूम था, सबका एक सेपरेट रूम था, और उसमें एक पाइप आती थी जो एक एसी की पाइप आती थी, और एक पाइप आती थी कीटाणुओं को मारने वाली। और हम लोग जो थे, समझ लो इस 12 में क्या कंडीशन था। रात को 8 बजे एक पेशेंट मर के निकला, फिर उसी बेड पे मैं आया तुरंत थोड़ी देर में। मैं देखा कि लाश निकल रही है, और थोड़ी देर बाद मैं आया तो देख रहा हूँ कि नर्स वगैरह आके बाकी के सामान ले जा रही है। तब तो बगल वाले जो हैं वो अगले दिन बताया कि इसमें से पेशेंट मर के निकला। मैं यही सोचा कि उसका जगह मैं लिया। फिर मैं अगले दिन था तो देखा कि 5 नंबर की 4 नंबर रूम था, उसमें का एक पेशेंट मर गया, और सब सेम बीमारी से ग्रसित, सेम बीमारी। तो मैं यही सोचा कि मेरा टाइम कब आने वाला है, कल आएगा कि परसों आएगा। जब भी जिसका दवा शुरू होता था, जैसे दवा शुरू होता था क्या होता था कि मॉर्निंग में आपको 3 इंजेक्शन लगते थे, शाम को 3 इंजेक्शन और 4 टैबलेट मिलती थी। उस 4 टैबलेट को काटने के लिए 22 टैबलेट मिलती थी, उसके एक रिएक्शन को काटने के लिए। सोचिए कितना डेंजरस वो टैबलेट होगा। उन चारों टैबलेट की कीमत में एक टैबलेट की कीमत 11,000 थी। 4 का 44,000 रुपये का एक दिन का हम लोग को टैबलेट दिया जाता था। 6 महीने खाया हूँ। उस टैबलेट को खाने के बाद ऐसा फील होता था कि आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब आदमी ऐसे कगार पे था कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा। डॉक्टर हमसे जब साइन कराए, जब काउंसलिंग किए, मेरा डॉक्टर सबको ट्रीटमेंट में लेते नहीं थे, उन्होंने जब काउंसलिंग किया तो सारा जो पढ़े हो अपनी सर्टिफिकेट जमा करो, ये करो वो करो, सब कुछ। क्योंकि हम लोग ट्रायल पेशेंट थे मेडिसिन के, उस मेडिसिन के। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, वो लोग बोले कि अपने होशो हवस में इसमें साइन करो, और तुमको पहले सब समझा दिए कि देखो ये ऐसा दवा है, इसको खाने के बाद आपके आँखों की रोशनी जा सकती है, आपको अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, कानों से सुनाई देना बंद हो सकता है, शरीर में तरह तरह की एलर्जी हो सकती है। और मैंने कहा, और उसके अलावा बोले कि इससे आप समझ चुके होंगे आपकी मौत हो सकती है कुछ समय बाद। और मैंने कहा अगर ये दवा ना खाएं तो, अगर दवा ना खाएं तो आप अभी भी 1.5 साल तक कम से कम जीवित रहेंगे दवाइयाँ चलते हुए। तो मैंने कहा जब 1.5 साल जी के क्या करेंगे, जब मालूम ही चलेगा आदमी 1.5 साल बाद मर जाएगा तो क्या करेगा जी। तो मैंने कहा ऐसा एक रिस्क लिया जाए। मैंने साइन किया, मैंने कहा सर देखा जाएगा जो होगा। मैंने कहा कि ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 7 दिन बाद जो मेरी रिजल्ट आई, वो बोले कि पूरे वार्ड में सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रही है तुम्हारी। कारण क्या था, यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग था। मेन चीज़ ये था, मेरे मन में क्या सोचता था, अरे यार मेरा बाबू भी 7 महीने का है, उसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने बच्चों के लिए बुक्स लिखना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त बुक्स आधा लिख दिया था। मैं यार बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, उनके लिए भी कुछ किया नहीं हूँ। मैं स्टोरी एक लिखा था मूवी निकालने के लिए, वो भी अब तक रखा हुआ हूँ। मैं यार वो भी बाकी है, जीवन में कई काम बाकी है, चला जाऊँगा तो कौन करेगा। ये सोच के मेरे मन में ये हुआ कि ना यार मुझे जीना है। और ये सोच, मैं तुमको ये नहीं कि कहानी होता है, लोग कहानी बता रहे हैं, मैं जो जिया हूँ वो रियलिटी बता रहा हूँ तुम लोग, जो मैंने फील किया है।
तो ये सब हुआ तो ब्रेन से मैं बहुत स्ट्रांग था। मैंने कहा कि अरे कुछ भी होगा, मुझे मरना नहीं है, जो होगा दवा आएगी मैं बर्दाश्त करूँगा। दवा खाने के बाद उल्टी वगैरह शुरू हो जाती थी 2 घंटे बाद, तो मैं हाजमोला मंगा के पापा से रख लिया। सब लोग के गार्जियन वहाँ रहते थे कि पेशेंट कैसा हो, मैं पापा को अपने पास नहीं रखता था कि मैं बीमार हो गया, बता उनको प्रॉब्लम हो जाए, आसपास पेशेंट है। तो वो आते थे खाना देने या कुछ भी देने, तो मैं कहता था आप जाइए, अब उनको भेजता था नीचे जाके पार्क में बैठे रहेंगे, नहीं तो कह दूँगा आप घर जाइए, शाम को फिर आइए खाना देने। 2-3 दिन तो वहाँ सोए, जब तक डॉक्टर बोले कि शुरुआत में रहना पड़ेगा, क्या पता इंस्टेंट अटैक कर दे दवा, गार्जियन रहेगा वही तो लेके जाएगा लास्ट में कुछ भी हो। तो वो 2-3 दिन थे। उसका जब मुझे लगा कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कहा पापा जाइए, आप फ़ोन कर दूंगा मैं, ज़रूरत पड़ेगा किस काम के लिए। अब सोचिए उस सिचुएशन में अकेला हूँ, माइंड अलग अलग तरीके से सोच रहा था। क्या मन में आ रहा था, डॉक्टर है, मैंने बोला कि सर मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। कह रहे क्या ख्याल आ रहा है? मैं कहा सर पता नहीं समझ में आ रहा क्या कर जाऊँ। कह रहे मरने मारने का तो नहीं है। मैं कहा उससे कम नहीं आ रहा है। तो मैं कहा सर, कह रहे वो मेडिसिन की वजह से। मैं क्यों सर ऐसा होता है क्या? फिर वो पूछे कि तुमको कोई डरावना सपना? मैं कहा नहीं आता। कह रहे हैं कि अगर आएगा तो बताना है सबसे पहले, जब भी नर्स आएगी कोई भी आएगा रिपोर्ट लिखने तुम्हारी। पर डे मॉर्निंग में आते थे, शाम को आते थे, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, सब नोट करते थे। दवा से क्या प्रॉब्लम हुआ, दवा देने के बाद ECG होता था, दवा देने से पहले ECG होता हार्ट का, कि हार्ट अटैक के लिए इफेक्ट तो नहीं कर रहा। सब ये होता था जांच। 1 हफ्ते पे कान की जांच होती थी, आंखों की जांच होती थी। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जब रिपोर्ट लिखो, वो मैं पूछा तो बोले कि आपको बताना है कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा क्यों सर, बुरा सपना से कोई दिक्कत है? तो कह रहे हैं कि यहाँ छत से कूद के 1-2 पेशेंट मर गए, तब से वो छत बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो खिड़की वो थी वहाँ से कूद जाते थे। हम लोग थे 3rd फ्लोर पर। दिल्ली जाओगे आप, उसमें ऊँची बिल्डिंगें हैं। तो वो घटना बताया, तो मैं कहा क्यों? तो दवा इफेक्ट करती है। तो कैमरा हम लोगों में CCTV लगता था, पेशेंट कैसा है वहाँ से हमेशा, वहाँ से जो बैठा है इन्विजिलेटर वो देखता रहता था। नर्सेज वगैरह 2-3 हमेशा रहती थी 24 घंटे। तो एक टाइम मैं बहुत परेशान था, मैं उठ के बैठ रहा था, लेट रहा था, बैठ रहा था, लेट रहा था। मैं सोच रहा था क्या समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, नींद नहीं आ रही थी। तो नर्स आई, क्या प्रॉब्लम है? तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तो फिर वो तुरंत डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर आए, कह रहे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा सर अजीब अजीब हो रहा है, मैं एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ और बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब रह रहा है, दिमाग खाली खाली सा लग रहा है, क्या करूँ मैं? सर मुझे अगर कॉपी पेन मिल जाए तो मैं भी शांति से बैठ जाता। तो वो जाके पेन और कॉपी दे, तो मैं बैठ के जो है मैथ के ऊपर काम करना शुरू किया। अगले दिन पापा है, तुमसे बोला कि मोटी कॉपी ले, वो ले। तो जितने मैं बताता हूँ 30 मेथड जो ढूंढा हूँ वो उसी टाइमिंग का ढूंढा हूँ। मैंने सोचा कि ये जो मेरे 1.5-2 साल निकलेंगे ट्रीटमेंट में, उसका क्या होगा मुझे, और मैं इसके बाद करूँगा क्या? मुझे तो पढ़ाना ही है, क्योंकि ज्वाइनिंग मेरी उसी टाइम थी। मैं आज एडमिट हुआ हूँ और मेरा लगभग 1-1.5 महीने बाद ज्वाइनिंग था। तो फिर ज्वाइनिंग था रेलवे उसका स्टेशन मास्टर वाला, SM वाला। तो जब ज्वाइनिंग था तो हम सोचे यार क्या करें, 1 महीना तो कैसे काटना है कुछ भी। तो आदमी समय काट लिया। सॉरी 1 महीने बाद नहीं था, वहाँ जब गया उसके 1 महीने बाद था, मतलब जब मैं एडमिट हुआ उसी महीने में था, 5-10 दिन बाद। 16 सितंबर को एडमिट हुआ था, उसी के बाद मुझे लग रहा है कि 28 से 29 के करीब था डेट। तो फिर मैं भैया को कॉल किया, तो भैया जो है मेरा वो मेडिकल लगा के सारा सब कुछ और वहाँ भेज दिए। मेडिकल लग गया, 3 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया। उसके बाद मैं मैथ पे काम करने लगा, मुझे अच्छा लगता था, धीरे धीरे और स्टोरी लिखता था। फिर उसके बाद फिर 3 महीने भैया पोस्टपोन किया, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। फिर मैं सोचा क्या करूँ, तो मैथ पे काम करते करते अब मैं पूरा जो है उस पर रिसर्च करने लगा कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें, प्राइम नंबर पे ये है वो है, तमाम तरह की चीज़ें। तो मैं ये समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आदमी सोचे, मैं सोचता कि वो मैं अब तो जीऊँगा नहीं, तो पक्का मैं ख़त्म हो जाता, ये गारंटी थी कि मैं ख़त्म हो जाता। लेकिन मेरे अंदर हौसला था कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है। यानी आदमी नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव रहे तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, और आदमी हताश नहीं हो, हार नहीं माने। और यही बार बार कहा जाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। आप लोग हार का मतलब नहीं समझते। आप लोग समझते हो कि 10 दिन किया, हार नहीं मान रहे, 15 दिन किया, नहीं मान रहे, और लगातार 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, इससे नहीं होता है। हार नहीं मानना का मतलब 4 घंटे पढ़ रहे हो तो पूरे साल 4 घंटे पढ़ते रहो, ये उसका मतलब होता है। ये नहीं होता है कि हम एक दिन में 20 घंटे पढ़ें और एक दिन शांत होकर बैठ जाएं। रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। तो मैंने उन पलों से जो सीखा ना कि जीवन में सबसे अनमोल शरीर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरा मोह माया इन सब चीज़ों से खत्म हो गया।
और मैं धीरे धीरे बच्चों को जब पढ़ाने लगा तो यहाँ बच्चों की फ़ीस या कुछ भी थी मैं उसके लिए मना नहीं करता, वो सब कुछ जो है मैंने हैंडल किया, चलो कोई बात नहीं मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन जब आदमी देखता है कि फैमिली है रह रहा है, फैमिली भी कभी कभी 2-4 बात बोल देती है, तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा है कि इस चीज़ की कमी पड़ जा रही है, वो कमी पड़ जा रही है। फिर आदमी आता है बच्चों को यहाँ सुनाता है फीस ला के समय पर जमा करो। तो आप लोग की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि समय पर फीस जमा करो, मेरी ड्यूटी इतनी है कि जितना बेहतर हो सके उतना पढ़ा सकूँ। दोनों लोग ड्यूटी बढ़िया से निभाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई, और साथ ही साथ जब आप पढ़ने आ रहे हो तो वास्तविकता में ईमानदारी से पढ़ो। दुर्गेश जो यहाँ बात बोल रहा था एकदम करेक्ट बोल रहा था, तो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ पीछे बात करते रहते हैं। हर पल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलना है, ध्यान रखिए। केवल मैथ पढ़ रहे हो सिखा रहा हूँ वही नहीं है, जो आपको बातें सिखाता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ पर हम लोग डिस्कस करें वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग पढ़ाई पर डिस्कस करें वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर समाज की बात डिस्कस करें तो भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ में हर पल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये निश्चित है। जब आप सीखना चाहेंगे तो, नहीं सीखना चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलना है। कहा जाता है कि ज्ञान अगर दुश्मन से भी मिले तो ले लेनी चाहिए, उसमें क्या नुकसान है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अब से कम सोचो कि हमें पढ़ना कैसे है, सर जो बता रहे हैं वास्तविकता में क्या बता रहे हैं। अगर आप लोग मन लगा के दिल लगा के पढ़ोगे ना तो मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अजीत आता है बेचारा शांति से रहता है, पढ़ता है, जो समझाता हूँ पढ़ता है, जाता है, बहुत सम्मान भी करता है, आज आया नहीं है, वहाँ बैठता है वो पीछे, लेकिन सीरियस रहता है। उस लड़के का रिटर्न निकल गया है, अब तक किसी को उसने नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया कि वो हर बार हम लोग बता देना डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसका रिटर्न निकला, हम लोगों ने बताया, फिजिकल में जाके मार खा गया। इसका निकला है, सुनील का निकला है, अखिलेश का निकला है, बाकी है एग्जाम अभी। हाँ तो हाँ फिजिकल बाकी है, अच्छा रिटर्न तो हो ही गया, फिजिकल बाकी जनवरी में इन लोग का निकला है। तो अजीत जो है अब तक बताएं, अजीत का रिटर्न निकल गया है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज होगा कि आसमां से ऊंची उड़ान है मेरी, मैं लिखता हूँ यही पहचान है। खुशी हो या गम या नफरत शोहरत, भावनाओं से भरी दुकान है मेरी विनती। तकलीफ को तकलीफ ही रहने दो जनाब, यूँ सियासत का खेल अच्छा नहीं। और इसके बाद पूरा लंबा लाइन लिखा, हाँ ये लिखा, जस्टिस फॉर आसिफा पर बड़ा ट्रेंड किया था, उस पर मैंने लिखा था उसके बारे में। इस देश में रातों रात नोट बदल सकते हैं, रात के जुगनू दिन में भी निकल सकते हैं। ना बदला है ना बदलेगा अपना ये कानून, क्या पता कल को मुजरिम भी पल सकते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो लड़ने को तैयार नहीं और कहते हैं हमको मौका दो, हम देश बदल सकते हैं। ये लिखा था मैंने उस टाइम। मेरा कुछ ऐसा कर जाऊं मैं, तिरंगा हो कफन मेरा अगर मर जाऊं, जीवन हो सफल मेरा कुछ ऐसा कर जाऊं मैं, तिरंगा हो कफन मेरा अगर मर जाऊं मैं। जो भी मिला मुझको तेरी कण-कण में पाया है, जो भी मिला मुझको तेरी कण-कण में पाया है, सब न्योछावर तुझ पर अब तो संवर जाऊं मैं। शुभ सरयू में सरस धारा है गंगा में शीतलता, शुभ सरयू में सरस धारा है गंगा में शीतलता, अपनी गोद में ले ले कि आज तर जाऊं। 10-10 को मारा है मेरे साथी जवानों ने, 10-10 को मारा है मेरे साथी जवानों ने, रगों में है लहू मेरे क्यों ठहर जाऊं। खबर पहुंचा दे ए हवा घर मेरी शहादत का, खबर पहुंचा दे ए हवा घर मेरी शहादत का, कर्मा अलविदा मुझको अब निखर जाऊं मैं, तिरंगा हो कफन मेरा घर मर जाऊं। नहीं है पहाड़ों के आगे अब झुकना नहीं है, समंदर से गहरे है ख्वाब मेरे, मंजिल ही अब सुबह शाम है मेरी। कैसे मैं खुद को बेईमान कर दूं, क्यों अपने दुखों को शरेआम कर दूं। सफलता का अर्थ मुझसे सीखे जमाना, कुछ ऐसी मुश्किल अरमान है मेरी। आसमां से ऊंची उड़ान है मेरी, मैं लिखता हूँ यही पहचान है। देखो लिखा था मैंने आसिफा, ये महज एक बच्ची का नाम नहीं है, किसी धर्म या जाति की कोई पहचान नहीं है। ये तो दर्द है हमारे घरों में पलती उन बेटियों का, जिनके लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। सारी रातें भी रोई होंगी इसके तड़पते सशक्ते लफ्जों से, क्या उसमें छिपा कोई खुदा या कोई भगवान नहीं है। वो धर्म कहाँ गई जहाँ दरिंदों ने मासूम को नोच खाया, जरूर उनमें कोई बसता अल्लाह या कोई राम नहीं है।
उन जालिमों को भी बचाने में जुटे हैं ये दोहरी शक्ल वाले नेता। आंखों पे बेशर्मी की पट्टी है, क्या इनके कान नहीं है? आसिफा, ये महज एक बच्ची का नाम है।